Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amri Senior Secondary School. Students, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स का चैप्टर 7 द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हेलेन केलर ने लिखा है। ये एक सच्ची कहानी है। सेकेंडली, ये हेलेन केलर यानी कि लेखिका की अपनी लाइफ रिलेटेड स्टोरी है। इसमें वह बताना चाहती है कि अंधे और बहरे लोग भी अच्छा जीवन बिता सकते हैं। अपाहिज व्यक्ति भी अपनी योग्यता से समाज में, संसार में अच्छा योगदान दे सकता है। आइए सबसे पहले हेलेन केलर के बारे में जानते हैं। हेलेन केलर वॉज मेड ब्लाइंड एंड डेफ थ्रू फीवर एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। 19 महीनों की उम्र में ही ये आंखों से अंधी और बहरी हो चुकी थी कानों से बुखार के कारण। Born in 1880 at a time when blind or deaf people were likely to be consigned to the poorhouse or asylum. She went on to live a fuller and more adventurous life than many before or since. 1880 में जब ये पैदा हुई, उस समय पर कैसा समय था जब अंधे बहरे ऐसे बच्चों को अक्सर असाइलम में या फिर गरीब बच्चों के घरों में बेच दिया जाता था। फिर भी इस लड़की ने एक परिपूर्ण जीवन बिताया था। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ, इट वॉज क्लियर दैट हेलन हैड अ रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन। अंधे और बहरे होने के बावजूद इसने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर एक बातचीत करने की अद्भुत कला का उपहार प्राप्त था। शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्राइल। उसने ब्राइल लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सीख लिया था। एंड टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स एंड वाइब्रेशंस फॉर्म्ड बाय द पीपल्स माउथ एज दे स्पीक। उसने क्या सीख लिया? ब्राइल लैंग्वेज के साथ साथ होंठ जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे होंठ जैसे मूव करते हैं, उसकी शेप को महसूस करना, समझना सीख लिया था। वाइब्रेशंस जो हमारे मुंह से बोलते टाइम निकलती हैं, उनसे भी किसी के अंदर की भावना को वो क्या कह रहा है उसे सीखना शुरू कर दिया था। दिस फॉर्म ऑफ लिप रीडिंग, इसे क्या कहा जाता है? टडोमा इज़ वन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस तरह की लिप रीडिंग को टडोमा जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सीखना। एंड फ्यू पीपल एवर मैनेज टू डू सक्सेसफुली, और कुछ ही लोग होते हैं जो कि ऐसा करने में सफल होते हैं। एन सुलिवन अराइव्ड एट केलर्स हाउस इन मार्च 1887। मार्च 1887 में एन सुलिवन केलर के घर पर पहुंची एंड इमीडिएटली बिगेन टू टीच हेलन टू कम्युनिकेट बाय स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर हैंड। और शीघ्रता से उसने हेलन के हाथ पर शब्दों को लिखकर उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। एट एज 22 केलन पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ with help from सुलिवन एंड सुलिवन्स हस्बैंड जॉन मैके। और 22 साल की उम्र में केलर ने अपनी ही स्वजीवनी को पब्लिश किया, जिसको स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से जाना गया। ये किताब 1903 में पब्लिश हुई थी सुलिवन और सुलिवन के पति जॉन मैके की मदद से। इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ हर लाइफ अप टू एज 21। इस किताब में हेलेन केलर की 21 साल की उम्र जो थी उसके बारे में, तब तक उसने ज़िंदगी कैसे बिताई उसके बारे में सारे एक्सपीरियंस बताए गए थे। एंड वॉज रिटन ड्यूरिंग हर टाइम इन कॉलेज, और कब लिखी गई? जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई रिमेंबर in my all life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me. हेलन केलर बताती है कि मुझे आज भी याद है मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन जब एन सुलिवन मेरी अध्यापिका मेरे घर आई थी। I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. हेलन केलर कहती है कि जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि किस तरह से दो जिंदगियां आपस में मिली, जिनकी तुलना को इमेजरेबल मतलब कि मापा नहीं जा सकता, तो मैं पूरी तरह से हैरान हो जाती हूँ। यहाँ हेलन अपनी लाइफ का कंपैरिजन दो तरह से कर रही है। एक जो टीचर के आने से पहले थी, और दूसरी वह लाइफ जो टीचर के आने पर बनने जा रही थी। It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old.
3 मार्च 1887 का दिन था। अभी मेरी उम्र 7 साल की होने में 3 महीने बाकी बचे थे। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb, expectant. उस जोशीले दिन की दोपहर को हेलन केलर बताती है कि मैं बरामदे में एक आशावादी उम्मीदवार की तरह चुपचाप खड़ी थी। I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. मेरी माँ के वोगली मतलब जो क्लियर ना हो ऐसे चिन्हों से, दूसरा उनके जल्दी जल्दी इधर उधर आने जाने से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ असाधारण होने जा रहा था। बच्चों, जब घर में किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट के आने के बारे में पता चले तो हम जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाते हैं। उसी सिचुएशन के बारे में हेलन हमें यहाँ पर बता रही है। सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। इस तरह से मैं दरवाजे के बाहर चली गई और कदमों के आने की आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगी। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. सूरज की धूप काईदार हनीसकल तक आ गई थी जिसने पूरे बरामदे को कवर किया था और अब मेरे चेहरे तक भी आ रही थी। स्टूडेंट्स, हनीसकल एक बेल है जिस पर सफ़ेद, लाल, पीले, पिंक कलर के फूल आते हैं। My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. मेरी उंगलियां उन पत्तियों और फूलों पर आकर रुक गई थी जो कि उस पूर्वी बसंत का स्वागत कर रही थी। I did not know what the future held of marvel or surprise for me. मैं नहीं जानती थी कि मेरे फ्यूचर में कुछ शानदार और अचंभित होने जा रहा था। Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. कितने सप्ताह के क्रोध और करवाहट ने मुझे पूरी तरह से चिंतित कर दिया था और मेरे इस संघर्ष पर आलस ने सफलता प्राप्त कर ली थी। मतलब कि अंधी और बहरी होने के कारण वे जब जो कर पाती थी वो करना चाहती थी तो उसे गुस्से के फिट्स पड़ने लगे थे जिससे वे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। Have you ever been at sea in a dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in and the ship, tense and anxious, groped her way towards the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen? हेलन कहती है कि क्या आप घने कोहरे में समुद्र के पास गए हो? वहाँ इस प्रकार लगता है कि एक टेंगिबल मतलब सॉलिड सफ़ेद अंधेरा आपको घेर लेगा और एक जहाज जो कि चिंतित हो, टेंस्ड है, वह साउंडिंग लाइन क्या है? एक रस्सी जो कि पानी की गहराई को मापने में मदद करती है, उसके ज़रिए किनारे तक अपना रास्ता ढूंढता है और तुम ज़ोर ज़ोर से दिल की धड़कन के साथ इस बात की प्रतीक्षा करते हो कि कुछ होने जा रहा है, कि धुंध के कोहरे में समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए जहाज अपना रास्ता ढूंढता है, परंतु हर किसी को डर होता है कि कुछ होने जा रहा है। I was like that ship before my education began, only I was without compass or sounding line and had no way of knowing how near the harbor was. हेलन कहती है कि अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं भी उसी जहाज की तरह ही थी जिसके पास कंपास और साउंडिंग लाइन नहीं थी, जिस कारण उसे पता नहीं था कि हार्बर यानी बंदरगाह कितनी दूर है। Light, give me light was a wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. मेरी आत्मा से यही शब्द निकल रहे थे, रोशनी, मुझे रोशनी दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, और उसी क्षण प्यार की रोशनी चमक उठी। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स। मैंने यहाँ पे हेलन जो है अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करती है और बड़ी एक्साइटमेंट से टीचर के आने की वेट कर रही है। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, इतने में कदमों के आने की आवाज़ सुनाई दी। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एज आई सपोज टू माई मदर। हेलन कहती है कि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया मानो मेरी माँ हो। Someone took it and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me and more than all things else to love me. किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और
मुझे अपनी बाजुओं के पास ले लिया, जो कि सारी बातों को समक्ष लाने के लिए आया था, और इन सब से परे मुझे प्यार करने। स्टूडेंट्स, जिस समय पर हेलेन का जन्म हुआ उस समय में ऐसे अपाहिज बच्चों को समाज के द्वारा भी निग्लेक्ट किया जाता था, उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। टीचर ने जिस प्यार से उसके हाथ को थामा, उसे पता चल गया कि कोई उसे बड़े प्यार से सिखाने आया है। The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. जिस सुबह मेरी टीचर हमारे घर पहुंची, वो मुझे मेरे कमरे में ले गई और मुझे एक गुड़िया दे दी। The little blind children at the Perkin institution had sent it and Laura Brigman had dressed it, but I did not know this until afterwards. पर्किन इंस्टीट्यूशन के अंधे बच्चों ने मेरे लिए ये गुड़िया भेजी थी एंड लोरा ब्रिगमैन ने इसकी ड्रेसिंग की थी, इसे कपड़े पहनाए थे, परंतु मैं इस सब के बारे में नहीं जानती थी। When I had played with it a little while, जब मैं कुछ समय के लिए इसके साथ खेली, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL. जैसे ही मैं धीरे धीरे इसके साथ थोड़ी देर के लिए खेली, मिस सुलिवन ने धीरे धीरे मेरे हाथ पर DOLL लिख दिया। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. मुझे ये उंगलियों का खेल बहुत अच्छा लगा और मैंने इसकी नकल करने की कोशिश की। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. अंत में जब मैं इस लेटर्स को बनाने में पूरी तरह से सफल हो गई, आई वॉज फ्लश्ड विद चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड। जिस प्रकार बच्चा किसी काम को करने में सफल हो जाता है तो उसके अंदर एक खुशी, गर्व होता है, वही मेरे चेहरे पर था। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर एंड आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डोल। भागकर मैं नीचे सीढ़ियों के अपनी माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और वही लेटर्स डोल शब्द के उनके हाथ पर बनाने शुरू कर दिए। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड और इवन दैट वर्ड्स एग्जिस्टेड। मुझे नहीं पता था कि मैं एक शब्द लिख रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इन शब्दों का कुछ महत्व है। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन। मैं तो सिर्फ अपनी उंगलियों को बंदर की भांति नकल करने की तरह चला रही थी। In the days that followed, I learned to spell in this comprehending way a great many words, among them pin, hat, cup and a few verbs like sit, stand and walk. अब हेलन केलर यहाँ पे बता रही है कि इस तरह से उसकी टीचर ने फिंगर प्ले के द्वारा उसे पिन, हैट, कप और कुछ वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, सिट, स्टैंड, वॉक ये सब सिखा दिए। But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. लेकिन यहाँ पे हेलन केलर बताती है कि मेरी टीचर को काफ़ी सप्ताह लग गए मुझे ये समझाने में कि हर चीज़ का एक नाम होता है। One day, while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap and also spelled DOLL. एक दिन जब मैं उस नई गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सुलिवन ने वो गुड़िया मेरे लैप में, मेरी गोद में रख दी और साथ में मेरे हाथ पर वही शब्द लिखना शुरू कर दिया, DOLL, एंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, और मुझे समझाने की कोशिश की दैट DOLL अप्लाई टू बोथ, कि DOLL दोनों को ही अप्लाई करता है। Earlier in the day, we had a tussle over the words mug and water. इससे पहले एक दिन हम दोनों के बीच में मग MUG और WATER शब्दों को लेकर बहस हो गई थी। टसल, बहस। Miss Sullivan had tried to impress it upon me that mug is mug and that WATER is water. टीचर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मग मग है और वाटर वाटर है। बट आई परसिस्टेड इन कन्फाउंडिंग द टू, लेकिन मैं दोनों में फ़र्क को नहीं समझ पा रही थी। इन डिस्पायर शी हैड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाइम ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। निराश होकर उसने इस टॉपिक को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, किसी और समय पर दोबारा से याद दिलाने के लिए। I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor.
मैं पूरी तरह से बेचैन हो गई। टीचर के बार बार इस तरह की एफर्ट करने से, गुड़िया के बारे में मुझे बताने के बारे में, आई डैश्ड इट, इसीलिए मैंने उस गुड़िया को उठाया और फर्श पर फेंक दिया। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डोल एट माई फीट। मुझे बहुत ही खुशी अनुभव हुई जब मुझे गुड़िया के टूटकर मेरे पैरों में गिरने के बारे में महसूस हुआ। फ्रेगमेंट्स क्या हैं? टुकड़े। नीदर सोरो नो रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटबर्स्ट। यहाँ पे हेलन केलर बता रही है कि मेरे द्वारा गुड़िया के टूटने पर भी मुझे खुशी का एहसास हुआ, किसी तरह का कोई दुख या क्षमा की भावना मेरे अंदर पैदा नहीं हुई। आई हैड नॉट लव्ड द डोल, मुझे वे गुड़िया पसंद नहीं थी। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वॉज नो सच स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट ऑफ टेंडरनेस। उसी अंधेरे संसार में जिसमें मैं रह रही थी, मतलब कि अभी तक उसे भाषा का ज्ञान नहीं हुआ था, अभी तक उसे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि कोई शब्द अपने आप में अर्थ रखता है। वो कहाँ पे रह रही थी? अंधेरे में। देयर वॉज नो सच स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट ऑफ टेंडरनेस, और उसके अंदर अभी तक कोमलता की कोई भी भावना पैदा नहीं हुई थी। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द हर्थ। मैंने महसूस किया कि मेरी टीचर ने, फ्रेगमेंट्स क्या हैं? टुकड़े। हर्थ क्या है? फायरप्लेस के पास की जो जगह है उसके पास एक तरफ इकट्ठा करके रख दिए। एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कॉज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ड। और मुझे इस बात की पूरी तरह से संतुष्टि थी कि मेरी बेचैनी का मेन कारण जो है वो अब खत्म हो गया। She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. वह मेरा हैट मेरे पास लेकर आई और मैं जान गई कि हम लोग धूप में घूमने के लिए जा रहे हैं। This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hope and skip with pleasure. कि इस विचार से मेरे अंदर से, कहते इफ अ वर्डलेस सेंसेशन में बी कॉल्ड अ थॉट मेड मी होप, कि मैं खुशी से झूमने लगी। होप क्या है? कूदने लगी। स्किप विद प्लेजर, खुशी के साथ ही झूमने लगी। वी वॉकड डाउन द पाथ टू द वेल हाउस, हम उस कुएं घर के पास के रास्ते पर चले। अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ द हनीसक्कल विद विच इट वाज कवर्ड। और हनीसक्कल जहाँ, जो कि वहाँ पे बरामदे में लगाया गया था, उसकी खुशबू मन को बहुत अच्छी लग रही थी। Someone was drawing water and my teacher placed my hand under the spout. कोई व्यक्ति कुएं में से पानी निकाल रहा था, मेरी टीचर ने मेरा हाथ बर्तन के नीचे रख दिया। As a cool stream gushed over one hand, she spelled into the other word water, first slowly then rapidly. जैसे ही पानी का वो ठंडा झरना मेरे हाथ पर बहा तो टीचर ने मेरे हाथ पर, दूसरे हाथ पर उंगलियों के खेल के द्वारा शब्द वाटर लिख दिया, पहले धीरे धीरे और फिर बड़ी तेजी से। आई स्टूड स्टिल, माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर्स। मैं पूरी तरह से शांत खड़ी थी, मेरा पूरा ध्यान जो था सिर्फ उंगलियों के चलने पर था कि उंगलियां किस तरह से चल रही हैं। Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. अचानक ही मैंने मिस्टी मतलब जो क्लियर ना हो, ऐसी चेतना को महसूस किया जैसे कि कुछ भूल गया हो। एक सोच के वापिस आने की चीख और किसी तरह से भाषा का रहस्य मेरे समक्ष प्रकट हो गया। I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. मैं जान गई कि वाटर का मतलब पानी, वह अद्भुत ठंडा पानी जो कि मेरे हाथ पर फेंका जा रहा था। That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. There were barriers, still it is true, but barriers that could in time be swept away. मैं जान गई कि वाटर का मतलब पानी, वह अद्भुत ठंडा पानी है जो कि मेरे हाथ पर फेंका जा रहा है। उस शब्द ने मेरी आत्मा को जगा दिया, एक नई रोशनी, उम्मीद और आनंद भर दिया। और ये सच है कि अभी भी बैरियर्स, जाने की कुछ रुकावटें थी, परंतु ऐसी रुकावटें जिन्हें हटाया जा सकता था। आई लेफ्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न
सीखने की उत्सुकता से मैं उस कुएं घर से चल पड़ी। एवरीथिंग हैड अ नेम एंड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट। हर चीज़ का नाम है और हर नाम एक नए विचार को जन्म देता है। एज वी रिटर्न टू द हाउस एवरी ऑब्जेक्ट विच आई टच सीम टू क्विवर विद लाइफ। जैसे ही मैं घर वापस आई, हर चीज़ जिसको मैंने छुआ जिंदगी के साथ कांपती हुई नजर आई। दैट इज बिकॉज I saw everything with a strange new sight that had come to me. हेलन बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं हर चीज़ को हैरानी से देख रही थी, नई नज़र जो मेरे अंदर प्रवेश कर गई थी। On entering the door, I remembered the doll I had broken. दरवाजे के अंदर आने पर हेलन बताती है कि उसे उस गुड़िया का भी एहसास हुआ, उसकी भी याद आई जो कि उसने तोड़ी थी। I felt my way to the hearth and picked up the pieces. मैं फायर प्लेस के पास गई और उन टुकड़ों को उठाया। I tried vainly to put them together. मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश की परंतु वे ना जुड़ी। Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई क्योंकि जो गलती मैंने की थी उसे मैंने महसूस कर लिया था। पहली बार मैंने पछतावे और दुख का एहसास किया था। I learned a great many new words that day. यहाँ पर हेलन बताती है कि उस दिन, जिस दिन उसे भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन उसने बहुत सारे नए शब्द सीख लिए। I do not remember what they all were. मैं नहीं जानती थी कि वो सब शब्द क्या हैं, but I do know that mother, father, sister, teacher were among them. Words that were to make the word blossom for me like Aaron's throat with flowers. यहाँ पे हेलन बताती है कि मदर, फादर, सिस्टर, टीचर, ये सब शब्द मैं जान चुकी थी और इन शब्दों के जानने से पूरा संसार मेरे लिए लहलहा रहा था। It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib at the close of the eventful day and lived over the joys it had brought me and for the first time longed for a new day to come. हेलन बताती है कि मैं अपने से ज़्यादा खुश बच्चे को उस दिन ढूंढ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने अपने झूले में लेटे हुए उस महत्वपूर्ण दिन के महत्वता को महसूस किया था जो कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आया था। पहली बार मैं अगले दिन का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रही थी। स्टूडेंट्स, देखा कि लैंग्वेज का रहस्य जानने के बाद हेलेन इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपने हाथ में बार बार कोई चीज़ पकड़कर उसका नाम पूछने लगी। अब हर रोज़ वे खुशी खुशी इसकी एक्साइटमेंट में सोती कि अगले दिन कुछ और नए शब्द सीखेगी और सीखते सीखते 21 साल की उम्र तक वे एक सुशिक्षित महिला बन गई जिसने अपनी ही जिंदगी की कहानी अपनी टीचर एन सुलिवन और उसके हस्बैंड जॉन मैके की हेल्प से पब्लिश करवाई। आज भी हम इसकी ऑटोबायोग्राफी को खुशी खुशी पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें ज़िंदगी में साहस और जिज्ञासु बनने की भावना का एहसास होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट होमवर्क है, सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हेलन केलर्स टीचर केम टू हर हाउस? हेलन केलर की टीचर उनके घर कब आई थी? सेकंड क्वेश्चन है, हु हैड सेंट द डोल फॉर द नरेटर? लेखिका के लिए डोल किसने भेजी थी? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स? लेखिका ने शब्दों का ज्ञान, शब्दों को बोलना कैसे सीखा था? लिस्ट द फ्यू वर्ड्स दैट द नरेटर्स टीचर मेड हर लर्न। वो कुछ शब्द बताइए जो कि लेखिका की टीचर ने उसे सिखाए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर लर्न एट द वेल हाउस? लेखिका ने वेल हाउस पर क्या सीखा था? नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट फिलअप है, हेलन केलर हैड ए टसल विद हर टीचर ओवर द वर्ड्स डैश एंड डैश। हेलन केलर की अपने टीचर के साथ कौन से दो शब्दों पर बहस हुई थी? सेकेंड फिलअप है, एन मैन्सफील्ड सुलिवन वॉज हेलन केलर्स डैश। एन मैन्सफील्ड सुलिवन हेलन केलर की क्या थी? नेक्स्ट थर्ड नंबर पर ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है, स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ परकिन इंस्टीट्यूशन हैज सेंट अ डॉल फॉर हेलन केलर। परकिन इंस्टीट्यूशन के छोटे छोटे बच्चों ने हेलन केलर के लिए एक गुड़िया बेची थी। सही है तो ट्रू, गलत तो फॉल्स। सेकेंड इज, हेलेन वॉज नॉट वेटिंग फॉर हर टीचर।
हेलेन अपनी टीचर के लिए किसी तरह की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इमिटेट, कंट्रास्ट, डिस्कम्फर्ट। इनके मीनिंग आपने हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पर क्वेश्चन है राइट डाउन द करेक्ट स्केच ऑफ हेलेन केलर इन योर ओन वर्ड्स। हेलेन केलर का करेक्ट स्केच आपने अपने शब्दों में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।